गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BR बोम्मई का कहना है कि बेंगलुरु बाढ़ में डूबा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। उनके मुताबिक पिछले 90 साल में ऐसी बारिश नहीं देखी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या पूरे बेंगलुरु शहर में नहीं है, सिर्फ 2 जोन ही मुसीबत में घिरे हैं। हालांकि वहां से आ रही तस्वीरें और खबरें अलग ही कहानी पेश कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि इंद्रदेव राहत देने के मूड में नहीं लग रहे। फिर भी मुख्यमंत्री की इस बात से ज़रूर कुछ हद तक सहमति जताई जा सकती है कि बारिश ने सचमुच इस बार खेल किया है। 1 जून से 4 सितंबर के बीच कर्नाटक में 34% सरप्लस बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर शहर की ताज़ा स्थिति की ही बात करें तो सोमवार को वहां 13 सेंटीमीटर बारिश हुई और कुछ एक इलाकों में तो यह 18 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई। बावजूद इसके सारा ठिकरा बारिश पर नहीं फोड़ा जा सकता क्योंकि बेंगलुरु के लिए यह कोई नई बात नहीं है और बेंगलुरु ही क्यों, आमतौर पर विकास का बड़ा केंद्र नज़र आने वाले देश के तमाम बड़े शहरों की कलई उतारने को बस एक ठीक ठाक बारिश काफ़ी होती है। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव सभी हाल के वर्षों में इस हकीकत से रूबरू करा चुके हैं। वजहों पर आए तो एक बात कॉमन दिखती है और वह है क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स की ओर इशारा करने की। बेशक इसकी अपनी भूमिका मौसम का मिजाज बिगाड़ने में हो सकती है, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारी वजहें हैं जो हालात को हद से ज़्यादा ख़राब करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये वजहें शहर प्रबंधन से जुड़ी हैं। बेहिसाब और अनियोजित शहरीकरण तो एक बड़ी वजह है ही। नियोजित इलाकों में भी जल निकास की व्यवस्था ठीक काम नहीं कर रही होती है, या तो नालियों पर ही अवैध निर्माण हो चुका होता है या फिर वे कूड़ों कचरों के ढेर से भी भरी जा चुकी होती हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक बड़ी वजह है अंधाधुंध सीमेंटीकरण। IISC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक बेंगलुरु में 78% ज़मीनी सतह पक्कीकृत हो चुकी थी और रिपोर्ट का अनुमान था कि 2020 तक 94% पक्कीकरण हो चुका होगा। हरियाली की स्थिति तो और बुरी है, जहां 1973 में 68% ज़मीनी क्षेत्र पर पेड़ पौधे थे, वहीं 2020 में यह अनुपात महज 3% पर आ गया था। जाहिर है इन सब की जिम्मेदारी मौजूदा मुख्यमंत्री पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन वह भी सारा दोष बारिश के मत्थे नहीं मढ़ सकते। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि शहर इन्फोसिस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स
का ठिकाना भी है। बेंगलुरु देश की सिलिकॉन वैली बना रहे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना होगा। कुछ दिन पहले केरल हाई कोर्ट में तलाक का एक केस आया। वजह तार्किक न लगने के कारण कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी को शादी बुराई लगती है, वह इसे बोझ के रूप में देखती है। लिव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी को शादी बुराई लगती है। यह वाक्य पारंपरिक वैल्यू सिस्टम वाले लोगों को सूल की तरह चुभता है। इसके लिए वे फौरी तौर पर युवाओं को दोषी भी ठहरा देते हैं और जीवन मूल्यों की तमाम नसीहतें भी दे डालते हैं। परिवार कुर्बानी मांगता है, युवा बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, वगैरह वगैरह। समस्या की असल वजह समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। खेती करने वाले परिवारों की ओर देखिए। ज़्यादातर परिवार संयुक्त है, यानी पिता, उनके बेटे और उन बेटों के परिवार साथ रहते थे। पहली नज़र में पारस्परिक प्रेम इसकी वजह लगती है, लेकिन असल में कारण आर्थिक है। खेती एक ऐसा व्यवसाय जिसके लिए काम करने वाले ज़्यादा हाथों की ज़रूरत होती है। साथ ही खेती ज़्यादा श्रम के बदले कम मुनाफा देती है। साफ है, आर्थिक ज़रूरतें और व्यवसाय की ज़रूरतें परिवार को जोड़े रहती हैं। अब औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट्रियां ज़्यादातर शहरों के बाहरी किनारों पर होती हैं। वहां काम करने वालों ने गांव छोड़े तो परिवार टूट गए। साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाला परिवार का मुखिया इतना कमा लेता है कि वह अपनी न्यूक्लियर फैमिली यानी बीवी बच्चों का खर्च उठा लेता है। उसके पास अपने संयुक्त परिवार से अलग होने की आर्थिक क्षमता है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब समय है कॉरपोरेट जॉब्स का। बड़े शहरों में लड़के और लड़कियां बराबर से नौकरियां कर रहे हैं। लड़कियां आर्थिक रूप आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, परिवार को भी सपोर्ट कर रही हैं। वे लड़कों की तरह ही शादी जैसी संस्था में बंधे रहने की आर्थिक मजबूरी से आज़ाद हैं। आर्थिक संपन्नता अपने साथ इंडिविजुअलिज्म लाती है, यानी व्यक्ति को चेतना के केंद्र में वह खुद है। वह प्रेम, दोस्ती या रिश्तों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना चाहता है। ऐसा पहले यूरोप में हुआ, अब एशियाई मुल्कों में हो रहा है। इसी वजह से युवाओं को विवाह संस्था बोझ लगने लगी है और वे बिना किसी कमिटमेंट के लिव इन में रहना चाहते हैं। अब सवाल यह कि विवाह संस्था नहीं रही तो क्या होगा। उससे पहले यह सोचना होगा कि विवाह की ज़रूरतें ही क्यों हैं। जाहिर है कि समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अगर विवाह की जगह कोई दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा उदारवादी और आज़ादी महसूस करवाने वाला हो तो लोग उसकी ओर बढ़ेंगे ही और यह सामाजिक बदलाव स्वतः स्फूर्त
हो रहा है। बंदिशें इसमें कुछ समय के लिए बाधा ज़रूर पैदा कर सकती है, पर इसे रोक नहीं सकती। स्टॉप।